क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एवरीवन, क्या हर एक लर्नर को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। गुड। सर, फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर वाले सेक्शन का ये है फाइनल पार्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें सर हमने स्टार्ट किया था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से, और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो सर, अगर आप एक कनेक्टिविटी चाहते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं विथ डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो मेरा आपको एक सजेशन है, एक छोटा सा सजेशन है कि कृपया सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है? जो बच्चे रेगुलर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। लगभग 7 से 8 दिन आपने सेम कंसिस्टेंसी के साथ, सेम डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई की। सर, इस क्लास का टॉपिक होगा, मेनली ये क्लास आपकी फोकस्ड होगी रॉक्स पे, उनके टाइप्स पे, एंड जो भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले, वो भी हम देखेंगे। चलिए, इससे पहले वाली दोनों क्लासेस में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। यस। वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा है। ठीक है? कुछ की शिकायत है कि सर ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप ये चाहते हो कि सर आप मुझे खुश कर दो, तो मैं एकदम आसान आसान पॉइंट्स, कुछ नहीं सर, देखो वॉल्केनो ये होता है, ये वॉल्केनो के टाइप्स है, इसको रट्टा मार लो, पेपर में यही आएगा, पेपर में यही आएगा। उसके बाद पेपर में आपको क्वेश्चन मिले 1 से 2, क्या वो बेटर है? या फिर सर आप अभी हमें परेशान कर लो, पढ़ा दो सारे कॉन्सेप्ट्स, हम रिवाइज कर लेंगे, ब्लैंक पेपर मेथड यूज कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, 3-4 बार लेक्चर 2x पे लगा के देख लेंगे, बट प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कि अगर इसके बाद जो एनडीए वाला बच्चा उस सीडीएस में बैठे या सीडीएस वाला बच्चा सीएपीएफ में बैठे, तो उसको ये ना महसूस हो कि सर एक और जीएस का बैच हमें कहीं और से लेना पड़ेगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, आप क्या चाहते हो? ऑप्शन बताइए। 2 सर। एवरीवन एग्रीड टू ऑप्शन 2? यस सर। यस गुड। सर। चलिए सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वॉल्केनो के अंदर हमने क्या पढ़ा। सर, हमने डिस्कस किया था वॉल्केनो को 2 प्रकार से। एक है सर आपका मोड ऑफ इरप्शन। मोड ऑफ इरप्शन, मुझे बताइए मोड ऑफ इरप्शन के आधार के ऊपर कितने टाइप्स हमने पढ़े थे? 2 सर। 2 सर, एक टाइप जो हमें कन्वर्जेंस में देखने को मिलता है, विच इज सेंट्रली इरप्टेड। सेंट्रली इरप्टेड, बोलते रहो वरना याद नहीं होगा। and more explosive. एक सर हमें देखने को मिला था डाइवर्जेंस के अंदर, विच इज फिजर के थ्रू इरप्शन हुआ था सर। यस सर। यस सर। ज्यादा एक्सप्लोसिव कौन है? सर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। सर EI, दैट इज एक्सप्लोजन इंटेंसिटी, इसकी ज्यादा होगी। सर, दूसरा हमने पढ़ा था मोड ऑफ पीरियोडिसिटी, या फिर आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बता सकता है कोई 3 प्रकार? अभी तक आई थिंक संजू ने, Active संजू के साथ साथ दिव्या ने। एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। गुड। संजू ने एंड दिव्या ने, इन्हीं 2 बच्चों ने अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है। बाकी लोग
सर कर लिया है बट सेंड नहीं किया। अच्छा, कर लिया है। यस सर। माउंट किलीमंजारो कहाँ पे है? सर पृथ्वी पर है बट वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ। कर लिया है। तंजानिया। कहाँ पे है? तंजानिया। गुड, तंजानिया। सर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट। आई समझ, क्लियर हुआ? क्या Yes, सर sir. इसके बाद हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी? बताइए। इसके बाद बच्चे क्या हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी? सर सबसे पहले माउथ ऑफ वॉल्केनो, जिसको आप वर्ड यूज करते हो उसके लिए वेंट या फिर कॉन्ड्यूट। वेल डन। No sir, ये तो पाथ तो है। ये पास था। मैंने आपको क्या बताया अभी? माउथ। गुड, वेल डन, Okay. नाइस। सर ये वर्ड आप किसके लिए यूज करते हो? पाथ। पाथ के लिए। अब जरा बताना, माउथ के लिए क्या यूज करते हो? सर कोल्डेरा और क्रेटर। Crater काल्डेरा एंड and क्रेटर। crater. काल्डेरा। तेरा क्रेटर काल्डेरा। एंड Caldera. कार्डेरा। बस इसी प्रकार से अटेंशन बना के रखना क्लास में। क्रेटर एंड कार्डेरा, माउथ ऑफ वॉल्केनो। और बताइए, और आपने क्या पढ़ा था? वो जो धूल कण सेडिमेंट्स हवा में जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। यस सर। Yes, Yes, pattern. sir. स्मॉल सेडिमेंट सिंडर एंड बिग सेडिमेंट जो होते हैं उसको वोल्केनिक Cinder. Volcanic Volcanic bomb. bombs. वॉल्केनिक बॉम्ब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वॉल्केनिक बॉम्ब। और बताओ, और क्या बताया था? Sir, shelter. Sir, spatter जो Yes, lava sir. spread करते हैं। बिल्कुल सही, स्पैटर। और कुछ बताया था? तो Sir, टेफ्रा। Sir, lava dome. लावा डोम। volcanic dome. लावा डोम, साथ ही साथ सर वॉल्केनिक कोन। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, वॉल्केनिक कोन। और बताओ सर टेफ्रा। टेफरा और कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज। टेफ्रा और सर लहर लहर। यस सर। एंड पायरोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक। Pyroclastic पायरोक्लास्टिक bombs. बर्न। Pyroclastic burns. पायरोक्लास्टिक बर्न क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इसमें हमने कहां से अपनी कहानी को प्रारंभ किया था? सर एक ऐसे सर एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। Acidic और basic. एसिडिक लावा एंड Basic Basic lava. lava. बेसिक लावा। एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा। सर ये किस बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं? सिलिका। सर Silica की presence. यस सर। बिल्कुल सही। एसिडिक में सिलिका की प्रेजेंस आई, बेसिक में सिलिका की प्रेजेंस कम। No, Yes. हाँ. सर अगर सिलिका की प्रेजेंस हाई है तो क्या उसकी विस्कोसिटी हाई होगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Viscosity high होगी. विस्कोसिटी हाई होगी, उसका फ्लो कैसा होगा? Slow. Slow होगा. धीमा। Slow होगा. धीमा होगा। सर सिलिका कम है यानी कि विस्कोसिटी भी कम होगी, यस सर। Yes, sir. श्यानता भी कम होगी। अगर विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लो कैसा होगा? Fast. Fast. इसका फ्लो कैसा होगा सर? फास्ट। Yes, sir. ठीक है, And height. इसका फ्लो कैसा होगा बच्चे? फास्ट। Height और हाँ. maximum. ये एरो मैंने इसके लिए बनाया है, याद रखना। ये एरो इसके लिए है, एसिडिक वाले के लिए। Yes. ठीक है,
इधर लिखाइए फास्ट। चलिए सर, एसिडिक लावा की EI दैट इज एक्सप्लोजन इंटेंसिटी क्या ज्यादा होगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. EI ज्यादा होगी सर, इसकी एक्सप्लोजन इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। सर लैंडफॉर्म्स में हमने दो प्रकार देखे थे, एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में था सर हमारा सबसे पहला Stratocone. स्ट्रैटोकोन। स्ट्राटोकोन। इस स्ट्रैटोकोन को मैं और किस नाम से जानता हूं? composite cone, Composite cone. कंपोजिट कोन। कॉम्पोजिट कोन। दूसरा था बच्चे हमारा शील्ड कोन, जिसको मैं और किस नाम से जानता हूं? सर कवच Basaltic आर्मर। सर कवच आर्मर। basaltic lava cone. basaltic lava. बासाल्टिक लावा कोन। वेरी गुड सर। तीसरा था मेरा सिंडर कोन की लावा कम आ रहा है, लेकिन सर डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस ये सब ज्यादा है। एंड चौथा था मेरा पैरासाइट या फिर पैरासाइटिक कोन। सर वो सबवेंट्स वाली कहानी, पैरासाइटिक कोन। सर इंट्रूसिव की बात करें तो उसमें हमने क्या क्या देखा था? So dike, बताइए। dike seal. सर डाइक्स वर्टिक Lacolate, Vertical Vertical. shape में dike. Vertical होता है 90 degree का। Batholate. तो उसको डाइक्स बोलते हैं। Yes, sir. डाइक, पैकोलिथ। So sync line और anti sync line को पैथोकोलिक पैकोलिथ पैकोलिथ, पैकोलिथ। पैकोलिथ पैकोलिथ। सर लैकोलिथ हो गया, पैकोलिथ हो गया, अभी लैपोलिथ बचा है। Yes, sir. सर वो कॉनकेव के लिए कॉनकेव। तब And आप लोग क्या batholate. कह रहे हो कि टॉपिक टफ है? सब तो पता है, सब तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो। वेल डन सर। लैपोलिथ के बाद आएगा Batholate. Batholith, पैथोलिथ। बैथोलिथ। उसके बाद cell या sheet, शीट या carrier sheet सेल या फिर शीट। सर स्ट्रैटोकोन एसिडिक है या बेसिक? acidic Basic. शील्ड कोन basic Basic, sir. basic. चलो, क्या हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? yes sir Yes, sir. सर वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एक स्लाइड के ऊपर समराइज्ड, ठीक है। सेंट्रली इरप्टेड है तो मुझे एक चीज ये बताना, इज इट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन? destructive margin डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। एंड ये डाइवर्जेंस वाली कहानी यानी फिजर अरप्शन इज एसोसिएटेड विथ constructive margin कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। इसको याद करने का सबसे प्यारा तरीका है सर, C इज इक्वल टू डी एंड D इज इक्वल टू C। टू सी। यस सर। हाँ मैंने भी ऐसे ही किया था। बहुत अच्छे। कन्वर्जेंस इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, एंड डाइवर्जेंस इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है? yes sir इससे आप कभी भी भूलोगे नहीं। आई समझ? क्लियर हुआ? क्या ये स्लाइड हर एक बच्चा रिकॉल कर पा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बढ़ते हैं सर हम रॉक्स की कहानी पे। हेडिंग डालिए रॉक्स, चट्टाने। ठीक है, चलो सर सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक रॉक होता क्या है, व्हाट इज रॉक, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो कठोरता आती है सर कि रॉक है मतलब हार्ड होगा। यानी मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं कि सर हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल है सर। हार्ड है तो उसकी स्टेट कैसी होगी सर? सॉलिड। जी सर, ये तो हो गई जनरल बातें। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जो आपकी रॉक्स हैं, जब आप उनको देखते हो यानी जो उनका विजिबल पैटर्न है, यानी सर उनका कलर कैसा है और उनका कंपोजिशन क्या है, बेसिकली वो कितने हार्ड हैं, कितने सॉफ्ट हैं, क्या उनका जो विजिबल पैटर्न है वो हर एक रॉक का, हर एक चट्टान का सेम होता है क्या? No sir, नहीं No, sir. sir.
No, sir. नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है, आप सुनो सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सर रॉक का जो फॉर्मेशन है, मुझे एक चीज ये बताओ, ये फॉर्मेशन होता कैसे? बताइए सर, ये फॉर्मेशन ऐसे होता है सर लावा कि आपका जो सिर्फ लावा निकलता है, कूल डाउन होते हैं। कूल डाउन होता है, फिर रॉक्स। जो आपका लावा मैग्मा है, जब ये बाहर आता है, कूल डाउन होता है, तो हमें एक वेट, सर हमें एक वो सॉलिड मटेरियल देखने को मिलता है। जी मिलता है, मिलता है सर। Yes, क्या sir. ये मैग्मा, मैग्मा कहां से आ रहा है? So interior of the asthenosphere. Atmosphere. एस्टेनोस्फेयर। क्या एस्टेनोस्फेयर में मुझे मिनरल्स देखने को मिलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लावा मैग्मा बाहर आ रहा है, ये अपने साथ मिनरल्स भी लेके आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. जब वो ठंडा होगा और जो सॉलिड शेप बनाएगा, जो भी वो सॉलिड शेप बनाएगा एक्स वाई जेड, क्या उसमें भी मुझे मिनरल्स देखने को मिलेंगे? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर एक मिनरल, तब तो ठीक है सर, चलो अभी वो ठंडा हो रहा है, जो भी प्रोसेस उसके साथ चल रही है वो चल रही है। बट यही मिनरल्स जब एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ग्रुप ऑफ मिनरल्स, रिजल्टिंग इन दैट सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसी को बच्चे हम क्या नाम देते हैं? रॉक। आई समझ? ये पूरी कहानी आपको समझ में आई? Yes, sir. अब मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर रॉक्स आपकी मिनरल्स पर डिपेंड कर रही हैं, तो क्या मैं एक लाइन बोल सकता हूं कि जितने प्रकार के मिनरल्स होंगे उतनी प्रकार की रॉक होगी? Yes, Yes, sir. sir. जितने प्रकार के मिनरल्स होंगे उतनी प्रकार की रॉक्स होगी, एंड उसी प्रकार से उनका कंपोजिशन, विजिबल पैटर्न, कलर, आप कह सकते हो कि कितने वो रिजिड हैं, कितने कठोर हैं, ये सभी चीजें क्या मिनरल्स के बेसिस पर डिसाइड होगी? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे हमें थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में भी देखना पड़ेगा। सर मेनली हमारे पास पृथ्वी के अंदर कौन सा मिनरल है? सिलिका। पृथ्वी के अंदर यानी एस्टेनोस्फेयर वाली कहानी में मेनली हमारे पास कौन सा मिनरल है? दैट इज सिलिका। सर और भी कई सारे मिनरल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल Fe, दैट इज आयरन। अभी शोभोजीत के कॉन्सेप्ट्स और हिले हुए हैं, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, सिंबल मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है शोभोजीत, खुश, हैप्पी? Yes, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। सर Magnesium, आयरन, एल्यूमिनियम, magnesium, फेल्डस्पार। ठीक है, आप मैग्नीशियम लिख सकते हो, Mg, दैट इज, आप कैल्शियम लिख सकते हो, आप कार्बन लिख Phosphorus. सकते हो, हाँ फॉस्फोरस भी लिख सकते हो। ओके, oxygen, oxygen, नहीं ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म हो गई ना, all over Earth में ऑक्साइड की फॉर्म हो गई। जी अच्छा अच्छा वो मैं बोल रही थी कि वो आपने ऑल ओवर अर्थ में लिखवाया था ना कि सबसे पहले ऑक्सीजन होता है। नहीं नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन से मिनरल्स एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है हम्म, सर, इन्हीं सब का कंपोजिशन मिलके क्या हमें रॉक देता है? सर क्वार्ट्ज भी तो हो सकते हैं। क्वार्ट्ज भी हो सकते हैं। रुक जाओ प्लीज, वेट करो 2 मिनट। ठीक है, क्या इन्हीं सब का कंपोजिशन मिलके हमें रॉक्स एक्सेट्रा दे सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर मैं बात करूं सिलिकेट्स की, आप मुझे एक चीज ये बताओ, जिसमें जितना ज्यादा सिलिकेट्स का अमाउंट प्रेजेंट होगा, क्या वो उतने ही ज्यादा क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे? Yes, sir.
अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सिलिकेट्स को अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो कुछ वो इस प्रकार से होते हैं, यानी आप उनको कह सकते हो कि सर नियरली इक्वल टू में नमक के पार्टिकल्स की तरह ही दिखते हैं। ठीक है सर, क्रिस्टलाइन का मतलब बताओ, किसी बच्चे को क्या क्रिस्टलाइन का मतलब पता है? Yes, sir. सर क्रिस्टल टाइप, Yes, sir. Crystal. क्रिस्टल टाइप। ठीक है सर, जिसमें जितना ज्यादा सिलिकेट्स होगा वो उतना ही ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। क्रिस्टलाइन में भी सर दो चीजें आएंगी, डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिस्टलाइन होगा, ये भी डिपेंड करता है सर मिनरल्स के ऊपर। उसमें सर दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज फेल्सिक एंड मैफिक। सर ये क्या बला है, ये क्या बला है? जब ना समझ में आए तो तोड़ दो, ब्रेक इट। सर यहां पर मैं बात कर रहा हूं फेल्डस्पार। अब किसी को फेल्डस्पार में डाउट हो तो वो भी एक मिनरल है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। फेल्डस्पार एंड सिक मतलब सिलिका, फेल्डस्पार एंड सिलिका। सर मैफिक मतलब कहीं ना कहीं बच्चे मैं वो फेरोमैग्नीज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं सर? मैं बच्चे वो फेरोमैंगनीज की बात कर रहा हूं। भाई समझ क्लियर हुआ इतना? तो फेल्सिक और मैफिक ये दो टर्म बच्चे आप याद रखोगे। इतना समझ में आया? Yes, sir. बताइए क्या आपको इतना समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से देखना, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। सर ये फिर से दोबारा फिर से समझा दीजिए। एक मिनट। फेल्सिक एंड मैफिक कुछ नहीं है। फेल्सिक इज अ कंबाइंड वर्ड यूज्ड फॉर फेल्डस्पार प्लस सिलिका। मैफिक इज अ कंबाइंड वर्ड यूज्ड फॉर फेरोमैंगनीज मिनरल्स। फेरो मतलब आयरन, मैंगनीज आपका एक यस सर। एलिमेंट। डन? यस क्लियर है? सर। फेरो वर्ड का मतलब अगर किसी को डाउट हो तो सिंपल समझो, दैट इज आयरन से मैं इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हूं। यस सर पता है। चल सर वापस पाथ बनाते हैं हम भैया वॉल्केनो का। सर वॉल्केनो कहां से आ गया, ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। सर कुछ तो भैया आपका ऊपर आ गया, क्या सर? यही आपका लावा जो मैग्मा अंदर से आ रहा है। कुछ सर इधर फैल गया, ओके सर। कुछ भैया आपका ऐसे चला गया, ठीक है। कुछ सर इस शेप में आ गया। कुछ पूरा का पूरा भैया आपका नीचे फैल गया। चलो इतनी कहानी बहुत है समझने के लिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऊपर आ गया, क्या है सर ये लावा? क्या यहां पर इसकी कूलिंग तेज होगी? यस सर। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, पृथ्वी के अंदर कोई चीज जल्दी ठंडी होगी या पृथ्वी के बाहर? बाहर। बाहर। पृथ्वी के बाहर बाहर। ठंडी होगी, ऑब्वियस सी बात है। यस सर एयर। यहां पर आपकी कूलिंग फास्ट होगी, बताओ क्यों होगी सर? ड्यू टू दी एटमॉस्फेयर है सरफेस। सर। यस हाँ सर। जी, क्या डाउट है? कुछ नहीं सर। ड्यू टू सरफेस। जब सरफेस पर होगी तो मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे सिंपल सी एक चीज ये बताना, क्या आपको उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? याद रखना वो जल्दी ठंडी हो रही है। मिलेगा सर। कैसे सर मिलेगा? जल्दी हो रही तो नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा गुड, सर। जल्दी क्योंकि हो रही है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। यस सर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब कि वो क्रिस्टल टाइप जो स्ट्रक्चर आप जिसकी बात कर रहे हो, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जब आराम आराम से चीजें ठंडी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आया, ऐसे इमेजिन करो, ये आपका क्या है? ये सर हमारा लावा। अब ये जल्दी से ठंडा हो रहा है, तो जल्दी से जब ये पूरा का पूरा ठंडा होगा तो कुछ इस प्रकार से आपका शेप बना लेगा, कुछ इस प्रकार से आपका शेप बना लेगा।
लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सेम चीज धरती के अंदर है, अभी आराम आराम से ठंडी हो रही, पहले ये पार्ट ठंडा हो रहा है, फिर ये पार्ट ठंडा हो रहा है, फिर सर आपका ये पार्ट ठंडा हो रहा है। जब ये आराम आराम से ठंडा होगा तो इसकी एक जो शेप है वो कहीं ना कहीं निर्धारित होगी, मतलब इन शॉर्ट आपको उसमें क्रिस्टल ज्यादा देखने को मिलेंगे। सर पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि सर सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा मुझे अंदर देखने को मिलेगी या धरती की सतह पे देखने को मिलेगी? अंदर। अंदर देखने को मिलेगी। सर जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर ये उतना ज्यादा आपका क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ठीक है? यानी अच्छा सुनो, अब उसको रिलेट करो पिछली क्लास से। सर सिलिका का कंटेंट कम है, इस वजह से कम क्रिस्टलाइन। लावा का कौन सा टाइप होगा सर यहाँ पे? बेसिक। बेसिक लावा। इसे कहते हैं कनेक्शन बनाना। लावा का कौन सा टाइप होगा सर? बेसिक लावा। आई समझ क्लियर हुआ? यस सर। सर यहां से आप याद रखोगे मैफिक, कि सर यहां पे हमें मैफिक देखने को मिलेगा, यानी कि फेरोमैंगनीज। सर सिलिका नहीं है इस वजह से ये क्रिस्टलाइन नहीं। तो एक रीजन आप ये मिनरल वाला भी दे सकते हो, ठीक है? बताइए क्लियर है? इतना समझ में आया? यस सर। एवरीवन इतना समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. गुड। अब सर अंदर वाली कहानी देखो। अंदर क्या होगा सर? स्लो कूलिंग होगी, होगी सर? अंदर आपकी स्लो कूलिंग होगी? बताइए, क्या यहां पर मुझे यस सर। सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी? यस सर। यस सर। यानी कि सर क्या यहां पर चांसेस हैं कि जो भी आपकी रॉक डेवलप होगी इट विल बी हाईली क्रिस्टल? यस सर। प्लीज वेट, इट विल बी हाईली क्रिस्टल। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ सर, अगर ये हाईली क्रिस्टल वाली कहानी है, इसका क्या मतलब है कि सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब लावा कौन सा है? सर एसिडिक। एसिडिक लावा। एसिडिक। एसिडिक लावा। सर अगर वो सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब मैं पृथ्वी की लगभग 700 से लेकर 900 किलोमीटर के बीच में आ गया हूं। यस सर। अब यहाँ पे वो पहली वाली क्लास आपको रिलेट करनी पड़ेगी, वो वाला डायग्राम। सर 0 से 34, 34 से 700, 700 से 2100, 2100 से 5120, 5120 से 6371 या फिर 6400। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। यस सर। 700 से 900 मीटर वाले अगर मैं रीजन में हूं तो किलोमीटर में हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पर डीप डेप्थ है? डीप डेप्थ, डीप डेप्थ बताओ। यानी सर जो गहराई है वो काफी ज्यादा है। तो सर यस सर। एसिडिक लावा का संबंध डीप डेप्थ से है, ठीक है? जितना ज्यादा डेप्थ आपकी डीप होगी उतना आपको सिलिका का कंटेंट उसमें ज्यादा देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन ये चीज प्रैक्टिकल कहां तक है? 2100 किलोमीटर तक ही, ठीक है? 2100 या फिर आप इसको लगभग औसतन 3000 मान सकते हो। क्यों सर? 2900। बिकॉज जैसे ही आप कोर में घुसते हो आपको कौन सा मिनरल देखने को मिलता है? नीफे। नीफे। नीफे, ठीक है? मिनरल चलिए चेंज बात यहाँ पे सिलिका की चल रही है, तो डीप डेप्थ से क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं सर? यस सर। फेल्सिक से। यानी कि सर फेल्ड्स्पार प्लस में सिलिका। तो फेल्सिक का संबंध किससे है सर? डीप डेप्थ से, ठीक है? फेल्सिक का संबंध किससे सर? डीप डेप्थ से। अच्छा इस प्रकार की जो आपकी रॉक्स होंगी जिनमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, क्या इनकी मूवमेंट आराम से होगी? यस सर। यस सर। याद करो वो
कहानी विस्कोसिटी वाली, मूवमेंट स्लो होगी। यानी अगर मैं स्पेसिफिकली रॉक्स की विस्कोसिटी की बात करूं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, विस्कोसिटी आप कहीं ना कहीं वो लिक्विड के आसपास या फ्लूइड के आसपास से रिलेट करते हो, बट इन केस अगर वो मूवमेंट के लिए फिजिक्स में ना जाके जनरल एज अ मूवमेंट के लिए वो वर्ड यूज कर दे विस्कोसिटी, मैं जनरल बात कर रहा हूं, फिर भी मैं जनरल बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए उसने वो विस्कोसिटी टर्म यूज कर दिया, वो कुछ देर के लिए फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दो कि सर सिर्फ और सिर्फ श्यानता उसकी फ्लूइड के लिए या लिक्विड के लिए मानी जाती है। अगर उसने मूवमेंट के लिए जनरल टर्म भी यूज कर दिया, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी या फिर हिंड्रेंस, क्या सर इसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगी और इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी? यस सर। Yes, sir. Yes. मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, प्लीज फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को मत लेके आना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि इन केस मूवमेंट के लिए अगर उसने वर्ड यूज किया तो उसमें भी आपको रिलेटिविटी पता होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी तक हमने क्या किया सर? बेसिक बातों में हमने देखा कि सर रॉक होता क्या है, ग्रुप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स हमने देखे सर, सिलिकेट से क्रिस्टलाइन वाला स्ट्रक्चर हमने समझा, फेल्सिक और मैफिक की कहानी को हमने देखा, साथ ही साथ सर हमने ये डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट भी रिलेट किया। आई समझ? क्लियर हुआ? सर ये हिंड्राइन क्या है, हिंड्रेंस क्या है ये? हिंड्रेंस मतलब रुकाव, रास्ते में बाधा पैदा होना। मैं प्रोनाउंसिएशन पूछ रही हूँ, क्या हिंड्रेंस हिंड्रेंस, 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 सर हिंड्रेंस। हाँ वही हिंड्रेंस। चलिए सर, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहले बच्चे मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस इमेज के कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाऊंगा। अच्छा, पता है ये इमेज इतनी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एनडीए एटसेट्रा के पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इग्नियस रॉक या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, और सीडीएस में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में घुमा फिरा के आते हैं। चलो खैर, असाइनमेंट करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, असाइनमेंट के लिए आपको कितना दिन चाहिए? क्योंकि जब मैं आपके साथ असाइनमेंट के लाइव सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा तो मुझे ये नहीं चाहिए कि सर मेरा अभी 10 क्वेश्चन बाकी है, मेरा 20 क्वेश्चन बाकी है। एक जनरल मुझे बता दो आपको असाइनमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए, कंसिडरिंग एक क्वेश्चन में मिनिमम 2 स्टेटमेंट, मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट, लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के मिलेंगे। प्रॉपर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आप 250 से 300 क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाने वाले हो। तो बता दो कितना दिन आपको चाहिए? 2 दिन सर। बताइए एवरीवन। सर 2 दिन मेरे हिसाब से। सर 2 days में हो जाए। 2 दिन? यस यस सर। सर। No, sir. मैं रिवीजन, ये 11 क्लासेस प्लस में कल आपकी 2 वर्ल्ड मैप की क्लासेस होंगी, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान एंड बांग्लादेश। वो दोनों क्लासेस लगभग 1.5 से 2 घंटे की ईच। तो ये पूरा का पूरा सार्क एंड पूरा का पूरा ये जो लिथोस्फीयर वाला सेक्शन है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्लस में वो प्रैक्टिस शीट यानी वो असाइनमेंट एंड डीपीपीस, ये कितने दिन में आप लोग कंप्लीट कर लोगे? ईमानदारी के साथ बताना। Sunday तक। अच्छा, संडे वनडे तक छुट्टी नहीं मिलेगी? सर एग्जाम है मेरे बीच में। अरे तो आपके एग्जाम है तो पूरे बैच की छुट्टी कर दें? हद है यार। सर मेरे एग्जाम है तो बैच की कर दो छुट्टी। आप बताइए। सर 2 दिन इनफ है सर। चलो ना, आपका ना इनका 3 दिन आपको दे दूंगा। ओके सर। जो आपके बच्चे ऐसे हैं बैच में थोड़ा सा देरी से आए हैं किसी भी कारणवश, वो अपने पुराने बैकलॉग्स करेंगे, बिना बैकलॉग किए असाइनमेंट को हाथ मत लगाना। जो बच्चे नए हैं वो रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी वाली बच्चे में, सॉरी, क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में जो बच्चे आएंगे, हर एक बच्चा उसमें आ सकता है, क्योंकि लिथोस्फीयर की कनेक्टिविटी आपको लिथोस्फीयर में काम आएगी, क्लाइमेटोलॉजी की कनेक्टिविटी आपको क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी दोनों में काम आएगी। तो क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लासेस आप कोशिश करेंगे कि आपके मिस ना हो, आप लाइव लें,
साथ ही साथ सर प्रीवियस अगर कोई बैकलॉग बच जाता है तो उसको आप साथ के साथ कंप्लीट करते रहें। नेक्स्ट जो आपका बैकलॉग स्लॉट आएगा वो आएगा 7-8 तारीख के आसपास, 7-8 जून। तब तक सर हम क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, साथ में उसकी डीपीपीस एंड वर्ल्ड मैप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई समझ? एवरीवन Yes. हैप्पी? डन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 दिन में अगर कोई भी ढीला पड़ा, मुझे ग्रुप पे प्रॉपर एक्टिविटी चाहिए। 3 दिन का मतलब ये नहीं कि आप ढीले पड़ जाओ, क्योंकि आप लोग ये सभी चीजें पहली बार झेल रहे हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक बार ढंग से इसको कर लो, क्योंकि डायरेक्ट मैं कल से क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपके लिए दिक्कत है। ठीक है? Yes. पता चले एक साइड पढ़ रहे हो, एक साइड भूल रहे हो। और असाइनमेंट में मैं फिर कह रहा हूँ टाइम लगेगा। आपको लग रहा है कि आप 2 दिन में कर लोगे, बट 3 दिन तो आपको मिनिमम लगना ही लगना है। वो जब मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। चलिए सर, Yes. कह दो सर, पहले से इतना डरा रहे हो आप। डरा नहीं रहा हूं, असलियत बता रहा हूं। हेडिंग डालिए सर, टाइप्स ऑफ रॉक्स। आधे घंटे का टॉपिक है, 50 मिनट में खत्म करेंगे। जी हाँ, टाइप्स ऑफ रॉक्स। अच्छा, नोट्स कैसे थे मेरे? Beautiful, sir. सर खूबसूरत। मुझे एक बहुत चीज बताओ, अच्छे अगर मैं उसको सेल करना चाहूँ अच्छी बात। तो कितने में सेल कर सकता हूँ? ऐसे नहीं, मतलब प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके इसको डिजिटल पीडीएफ में बना के, इसकी एक बुक वगैरह बना के, तो कितने में उसको सेल करना चाहिए? 900. क्या? अरे नहीं भाई, हाँ, बिजनेस थोड़ी ना करना है। हर कोई नहीं खरीद पाएगा। हाँ, हर कोई नहीं खरीद पाएगा। जैसे सा- ज्योग्राफी की ना, ज्योग्राफी के जो मेरे क्लास नोट्स आएंगे, जब भी आएंगे, ये आएंगे विथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस में आपके पीवाईक्यूज। और ये मैं 2 पार्ट में निकालूंगा, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक आपकी वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो एक किताब आप कम से कम मान के चलो कि आपको 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में पड़ेगी। हाँ सर, ये ठीक है। इसके बाद मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि किसी भी प्रकार का आपको ज्योग्राफी का पीवाईक्यू नहीं ढूंढना पड़ेगा, ना ही उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। हर एक चैप्टर के 30, 40, 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एट लास्ट में आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन। तो कम से कम भैया आप ये मान के चलो कि 250 रुपए तो उसका जाएगा ही जाएगा। ठीक है? और ये हर एग्जामिनेशन के लिए होगी, एनडीए से लेकर सीएपीएफ, बीच के आप स्टेट पीसीएस वगैरह भी टारगेट कर सकते हो। स्टेट पीएससी के लिए भी ये किताब इनफ होगी। तो मतलब अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं इस पे काम करना स्टार्ट करूंगा, तो बता देना। है सर, Yes, sir. Demand है सर. बिल्कुल। ठीक है? यस सर। हाँ तो मतलब बता देना जैसा भी होगा, सर फिर मैं बता इस पे भी दिए. देखता हूँ सर कुछ अभी बता दिया। करना है। Yes, sir. चलो कोशिश यस करते हैं सर, इसके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, यस सर। कोशिश करते हैं इसके ऊपर भी। चलिए सर, अभी के लिए आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहला बच्चा आपका जो आएगा, दैट इज, ध्यान से सुनना, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। अब मैं रॉक नहीं लिख रहा, मैं सीधा इग्नियस लिख रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइप्स ऑफ रॉक में रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इग्नियस रॉक आपकी वो रॉक होती है जो डायरेक्टली बनती है। डायरेक्टली बनती है कैसे सर? सर लावा के ठंडा होने से. बिल्कुल सही, लावा के ठंडे होने से। लावा के ठंडे होने से जो आपकी डायरेक्टली बनती। ठीक है सर, इसी वजह से इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, जो पहले बन रही है, प्राइमरी। प्राइमरी रॉक। ठीक है, आप सुनो, मुझे बताओ क्या आपके लावा 2 टाइप के होते हैं? yes sir, Yes, sir. तो एसिडिक। क्या इग्नियस रॉक के भी टाइप्स चेंज होंगे? Yes, sir. यस सर, डिपेंडेंट, बिल्कुल। आप सुनो ध्यान से, एसिडिक में क्या सीन है सर? सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है,
सिलिका का कंटेंट आपका ज्यादा है, फ्लो इसका कैसा होगा? स्लो होगा। बेसिक में सर सिलिका का कंटेंट कम है, फ्लो कैसा होगा सर? फास्ट। तेज होगा। सर अब आ रहा एसिडिक में। एसिडिक में सर जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, क्या आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? सर अगर आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा तो मुझे एक चीज ये बताओ, जो आपका कलर होगा रॉक का, वो क्या आपको हल्का देखने को मिलेगा, लाइट कलर? ऐसे इमेजिन करो कि सर ये वाला लाइट कलर है और ये वाला गाढ़ा कलर है, तो क्या आपको ये लाइट वाला कलर देखने को मिलेगा? Yes, sir. बताइए। जी हाँ, इधर क्या आपको एसिडिक लावा से जो भी आपकी इग्नियस रॉक बनेगी, क्या आपको उसका कलर लाइट देखने को मिलेगा? Yes, sir. आप Yes, मुझे एक sir. चीज ये बताओ, एसिडिक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रिलेट करना इसको। सर अगर एसिडिक है तो क्या मुझे बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, डीप डेप्थ? Yes, sir. डीप डेप्थ जाना पड़ेगा सर? बताओ, जाना पड़ेगा? Yes, क्योंकि sir. सर तभी ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी। Yes, sir. सिलिका का अमाउंट ज्यादा, फ्लो कम, ठीक है, अमाउंट ज्यादा, तो सर क्रिस्टल नेचर। क्रिस्टल नेचर सर, क्रिस्टल नेचर का क्या मतलब है? कि जो कलर है वो आपका कैसा होगा? लाइट होगा। क्लियर हुआ? बताइए सर, क्या सर ये ये कहानी आपको क्लियर हुई? सर ये लाइट को ब्राइट से एसोसिएट भी कर सकते हैं। लाइट को किससे? ब्राइट, लाइट एंड ब्राइट। लाइट एंड ब्राइट, गुड पॉइंट। क्योंकि सर क्रिस्टल है, ये बात तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कलर ब्राइट देखने को मिलेगा, बट ब्राइट के साथ साथ आपको कलर लाइट देखने को मिलेगा। क्लियर है? यस सर। चलो सर, डीप डेप्थ में मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या जो रॉक आपकी बनेगी उसको मैं उसके आगे वर्ड लगा सकता हूं कि एसिडिक होगी भैया ये? सर कौन सा हम प्रकार पढ़ रहे हैं? इग्नियस रॉक। तो नाम आ गया सर एसिडिक इग्नियस रॉक। तो कल को आपसे पूछे कि एसिडिक इग्नियस रॉक की डेप्थ क्या होती है, क्या वो डीप डेप्थ में मिलती है, शैलो डेप्थ में, तो बता ले जाओगे। Yes, sir. सर एसिडिक इग्नियस रॉक के ज्यादातर चांसेस क्या है, वो क्रिस्टलाइन होगी नेचर में। सर उसका कलर लाइट होगा। सर एसिडिक इग्नियस रॉक में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, सर इसलिए उसका फ्लो कम होगा। क्या ये सभी चीजें रिलेट कर पा रहे हो? Yes, sir. चलो सर, इसका एक एग्जाम्पल लिखना, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज ग्रेनाइट। आज तक आपको सिर्फ इतना पता था कि सर ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। आज आपको यह भी पता चल गया कि सर ये ग्रेनाइट एक्चुअल में हम इसे इग्नियस रॉक क्यों कहते हैं। आप मुझे एक चीज ये बताओ कि सर जो ग्रेनाइट बना है, अगर मैं बात करूं इसके कंपोजिशन की, अगर मैं बात करूं इसके कंपोजिशन की, अगेन मैं मूवमेंट के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं विस्कोसिटी। क्या सर इसकी विस्कोसिटी कम होगी? वेल डन, ज्यादा होगी सर। ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। मुझे बताओ, क्या ग्रेनाइट मुझे डीप डेप्थ में देखने को मिलेगा या शैलो डेप्थ में? सर ये Deep ग्रेनाइट का वर्ड राइट बोलोगे? जी, ये ग्रेनाइट वाला वापस से रिपीट करोगे? ग्रेनाइट एक एग्जांपल है, उसका जो कंपोजिशन है, अगर मैं उसके कंपोजिशन की बात करूं और मूवमेंट के लिए मैं वर्ड यूज कर दूं विस्कोसिटी, तो क्या उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसका जो भी कंपोजिशन था? ठीक है, यस सर। क्या ग्रेनाइट मुझे डीप डेप्थ में देखने को मिलेगा? यस सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप एक सैंपल देख सकते हो, ये देखो भैया ग्रेनाइट। सर कलर इसका लाइट है, जी हाँ। थोड़ा सा ब्राइट है, जी हाँ। क्या ये क्रिस्टलाइन नेचर में आपको देखने को मिल रहा है? थोड़ा बहुत क्या इसमें आप क्रिस्टल्स ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, वेट। ये क्या क्रिस्टल्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बताओ। तो ग्रेनाइट में होते हैं, हाँ। ठीक है, तो सर ये आपका एग्जांपल है, दैट इज ग्रेनाइट। तो सर ग्रेनाइट का संबंध
क्या एसिडिक इग्नियस रॉक से है? जी हाँ। क्या क्रिस्टलाइन नेचर से है? जी हाँ। क्या उसका कलर लाइट होगा? जी हाँ। क्या डीप डेप्थ होगी? जी हाँ। क्या सिलिका का उसमें अमाउंट प्रपोर्शन ज्यादा है? जी हाँ। क्या उसका फ्लो धीमा होगा? जी हाँ। मूवमेंट के लिए अगर मैं टर्म यूज करूं विस्कोसिटी, उसके कंपोजिशन के लिए, वो जिस चीज से बन रहा है, तो जिन चीजों से भी वो बन रहा है, सर किससे बन रहा है? किससे बन रहा है सर? वो मैग्मा से। किससे सर? वो मैग्मा से। क्या जिस मैग्मा से आपका ग्रेनाइट बन रहा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? क्या उसका फ्लो धीमा होगा? यस सर। जी सर, Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल होगा। अब आते हैं सर ये बेसिक वाले कंटेंट के ऊपर। इसकी कहानी भी यही लिखते हैं, बेसिक वाले कंटेंट की भी हम कहानी यहीं पे लिखते हैं सर, लेकिन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मजबूरी है। चलिए सर, इसका सर फ्लो तेज है, इसका सर फ्लो तेज है। अगर सिलिका का अमाउंट कम है, फ्लो तेज होगा, तो क्या इसका कलर मुझे डार्क देखने को मिलेगा? अगर मैं ये कह रहा हूँ Yes, ज्यादा sir. सिलिका की मदद से कलर मुझे लाइट देखने को मिल रहा था, तो कम सिलिका की वजह से क्या मुझे इसका कलर डार्क देखने को मिलेगा? Yes, बताओ। sir. क्या सर ये मुझे ज्यादातर ये सरफेस पर देखने को मिलेंगे? क्या सर मुझे ये ज्यादातर सरफेस पर देखने को मिलेंगे? क्या मैं इसमें एग्जाम्पल डाल सकता हूँ बसाल्ट का? क्या बच्चे मैं इसमें एग्जाम्पल डाल सकता हूँ, वो कहानी रिलेट करो सी फ्लोर वाली? ये देखो सर बसाल्ट, क्या सर इसका कलर डार्क है? अच्छा एक चीज आप देखो कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी कमाल की हो गई है। अब आप रॉक को देख के ये बता सकते हो बिना कुछ टेस्टिंग किए कि सर इसमें सिलिका का कंटेंट कितना है, सर ये जिस भी मैग्मा से अलावा से बनी है उसका फ्लो कितना रहा होगा, सर ये सरफेस पर मिलेगी या अंदर मिलेगी, ये बेसिक लावा से बनी या फिर एसिडिक लावा से, कितनी सारी चीजें आप बता पा रहे हो। अब नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल बच्चे के लिए ये एक बसाल्ट है सर, ये एक पत्थर है, बट आपके लिए सर ये बेसिक लावा से बनी है, सर इसमें सिलिका का कंटेंट कम है, सर इसका फ्लो तेज रहा होगा, सरफेस पर मिलती है, डार्क इन कलर होती है, कम क्रिस्टलाइन होती है, और आप लिख सकते हो कि सर इसका एग्जांपल बसाल्ट है, सी फ्लोर भी इसके एक एग्जांपल में आता है। क्या ये ऑब्जर्वेशन आप बना पा रहे हो? बताइए, Yes, sir. क्या यस बच्चे आप ये ऑब्जर्वेशन बना पा रहे हो? Yes, sir. Yes, तो sir. सर इग्नियस रॉक के आप ऊपर में दो एग्जांपल लिख सकते हो, एसिडिक बेसिक एटसेट्रा को मिला के। दो एग्जांपल इसके याद रखना, दैट इज डायोराइट एंड एंडोसाइट। अब मुझसे पूछने से पहले ये सुन लो, आपको ये पता करके आना है कि डायोराइट और एंडोसाइट ये मैंने आपको एसिडिक का लिखवाया, बेसिक का लिखवाया, या फिर दोनों का मिक्स करके लिखवाया? ठीक है, क्लियर है? बताइए, क्लियर है सर? अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी करो। ये ऐसा डायोराइट, और आई थिंक यहां पर आपको एंडोसाइट देखने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं, डायोराइट से आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। हर एक चीज इसको ध्यान से देखो और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करो कि सर एसिडिक का था कि बेसिक का था। ऑब्जर्वेशन करते रहो, मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से भी देख सकते हो, प्लस में नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी एक बार देख सकते हो, प्लस में एक नाम लिख लो, एक बार प्लीज रिसर्च मार लेना, मजा आ जाएगा। सर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, देखो एसिडिक यानी कि ये जो हमने बात की अभी इग्नियस रॉक की, प्राइमरी रॉक की, सर इसका हमने एक क्लासिफिकेशन देखा लावा के बेसिस पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन नंबर 1 डन। सर अब हम इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। वही डायग्राम बनाते हैं, लाइन डिवाइड करते हैं। आप मुझे एक चीज ये बताओ सर, यहां से आपका बेसिकली फॉर एग्जांपल मैग्मा बाहर आता है, लावा वगैरह यहां पे फैलता है, सर इसने ठंडे होके अपने रॉक बना लिए, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है, इसने भैया ठंडे होके अपने रॉक बना लिए। सर इसको मैं कहूंगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक।
जो धरती के ऊपर बन रहे हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सर जो धरती के अंदर बन रहे हैं उनके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा जल्दी से? intrusive igneous rock. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर हुआ? अब सर धरती के अंदर भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक सर ऐसे जिनकी गहराई कम है, शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ, और एक सर ऐसे हैं जिनकी गहराई ज्यादा है। यानी मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे, एक सर ऐसे जिनकी गहराई ज्यादा है, डीप डेप्थ, डीप डेप्थ। बताइए सर, इतना समझ में आया? अब शैलो डेप्थ में आपको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स बता रखे हैं सर। वो जो स्ट्रक्चर होते हैं ना आपके सेल्स, डाइक्स, और इसमें आप एक लिख सकते हो हाइपाबाइसल। कभी कभार इमेजिन करने में दिक्कत हो तो एक बार इमेज देख लेना। हाइपाबाइसल सर, ये आपके एग्जांपल है शैलो डेप्थ के। डीप डेप्थ में आपका आ सकता है सर ग्रेनाइट, सबसे प्यारा एग्जांपल ग्रेनाइट। ठीक है सर, इसके लिए यानी डीप डेप्थ वाले के लिए आप एक वर्ड यूज और करते हो। जब कभी कभार जैसे प्लेट का मूवमेंट हो रहा है सर, प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, एक प्लेट अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो डीप डेप्थ में जाएगी, तो सर प्लेट से वर्ड आ गया आपका प्लूटोनिक। तो इसको तो सर हमने डायोराइट के बारे में पढ़ा, एंडासाइट के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ अब बच्चे हमने और किसके बारे में पढ़ा? सेल्स, डाइक्स, हाइपाबाइसल एंड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। बाकी ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। प्यूमाइस हो गया सर आपका। जो मैं टिक कर रहा हूं उसको प्लीज याद कर लेना, जो ब्रैकेट में है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, प्लस में जो मार्क कर रहा हूं उसको भी प्लीज याद कर लेना। सर एक गैब्रो याद रखना, सर एक पियामाटाइट याद रखना, एक प्यूमाइस याद रखना, एक रेयोलाइट याद रखना, एक पेरिडोटाइट पूछा जा सकता है, पेरिडोटाइट भी याद कर लेना। सर एक डायाबेस भी याद कर लेना, सर एक डेसाइड भी याद कर लेना, एक स्कोरिया भी याद कर लेना। हाँ ऑब्सिडियन छूट गया, ये भी प्लीज याद कर लेना। बात का सारांश क्या है कि पूरा का पूरा ये टेबल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता है। अब सर ये कैसे याद करें? ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ कंसेप्ट क्या है कि इसको देखने के बाद, इसकी पिक्चर देखने के बाद, इसको गूगल पे जब भी आप इमेज देखो, कोई भी अब आप रॉक देखोगे तो उसमें ये एसिडिक, बेसिक, क्रिस्टल, कलर लाइट है, बसाल्ट है, कि आपका इग्नियस है, ग्रेनाइट है, विस्कोसिटी कैसी होगी, सिलिका का कंटेंट कितना है, फ्लो कैसा रहा होगा मैग्मा या लावा का, वो चीजें आप बता सकते हो, वो कंसेप्ट है। बट अल्टीमेटली नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा था कि 3 दिन आपको कम से कम लगेगा। मुझे बताइए क्या इतना क्लियर है? सर एक बार प्लूटोनिक रॉक जो आप बता रहे थे वो बता दीजिए सर, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। प्लूटोनिक कुछ भी नहीं है बाबू। देखो आपका प्लेट टेक्टोनिक है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एक प्लेट आपके अंदर जा रही है। अब सर अंदर जा रही है तो डीप डेप्थ में जा रही है। जब डीप डेप्थ में जा रही है तो वहां के लिए मैं क्या चीजें पढ़ रहा हूँ कि सर मुझे ग्रेनाइट मिल रही है, तो ग्रेनाइट को मैं कह सकता हूं कि वो प्लेट वर्ड से प्लूटोनिक निकाला मैंने, प्लूटोनिक। सर ग्रेनाइट कौन सी रॉक है? इग्नियस, अल्टीमेटली रॉक है तो रॉक तो वर्ड यूज हम करेंगे ही, तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। इतना नहीं समझ में आया, सिंपल याद रखो सर, इट इज इक्वल टू ग्रेनाइट। डन? सर गॉट इट। ऑलराइट सर, अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। सर थोड़ा सा प्लीज नाम की कहानी को ऑब्जर्व करो, यहीं पे मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा जरा नाम की कहानी को ऑब्जर्व करना, या चलो यहीं पे देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, क्या इसमें ये वर्ड आपको दिख रहा है? ध्यान से देखना, बताइए।
Yes, सर इसका sir. क्या मतलब होता है? अवशेष। Yes, sir. किसी भी Yes, sir. डिपॉजिट से बना हुआ Yes, जो। sir. Sediment. बिल्कुल सही। ठीक है सर, सेडिमेंट्री रॉक कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। एक आपकी इग्नियस रॉक बनी। अब देखो इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक क्यों कहते हैं? प्राइमरी रॉक या फिर इसी को आप कहते हो पेरेंट रॉक। क्योंकि सर अल्टीमेटली आप एक चीज देखोगे तो इसी से सारी की सारी रॉक्स आपकी निकल के आ रही है। ठीक है, इसीलिए हम इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई इग्नियस रॉक है, भाई पहले तो यही बनेगी, पहले जो आपका जब लावा वगैरह आएगा तो वो ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बनेगी। लेकिन एक समय के बाद इसके ऊपर क्या पड़ रहा है सर? कुछ फैक्टर्स मैं लिख रहा हूं। इंसोलेशन, ये वर्ड बहुत यूज होगा क्लाइमेटोलॉजी में, सूर्यताप। और अभी इस वर्ड की अहमियत आपको पता नहीं है, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस अभी आपको पता नहीं चलेगी जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे। ये वर्ड इतना आपको परेशान करेगा ना, लेकिन मैं हूं तो परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए आप अपने आप को परेशानी में ना डालें और ये सोच सोच के परेशान ना हो कि सर कितनी परेशानी हमें देखने को मिल सकती। जी हाँ सर, इंसोलेशन हो गया। सर इंसोलेशन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल उसको रिलेट करो हीट से, गर्मी से। अभी के लिए सर रेनफॉल हो गया, सर आपका टेम्परेचर हो गया। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपकी इनका इस पे दबाव लगेगा, इनका सर इस पे दबाव लगेगा, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसको मैं कह सकता हूं। सर एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जो बेसिकली अर्थ के बाहर से आप कह सकते हो कि जो भी फोर्सेस किसी भी मटेरियल के ऊपर लग रही। इंडोजेनिक मतलब अंदर, एक्सोजेनिक मतलब बाहर। जिससे रेसिडुअल माउंटेन बनते हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसके बाद क्या होगा मुझे बताओ? सर ये टूटेंगे, ये टूटेंगे, टूट रहे हैं सर, ब्रेक डाउन। इस ब्रेक डाउन को आप कहते हो वेदरिंग। इस ब्रेक डाउन के लिए बच्चे आप टर्म यूज करते हो वेदरिंग। अब इनके सर ये जो सेडिमेंट्स टूटे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से टूटे हैं, ठीक है सर, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा बच्चे बताइए? रिवर्स के साथ फ्लो आएगा सर इसमें। रिवर्स के साथ फ्लो आएगा। पॉइंट नंबर 2 सर, ये फ्लो होके आएंगे, जिसको मैं कह रहा हूं इरोजन, जिसको बच्चे मैं कह रहा हूं इरोजन। तो सर वेदरिंग हो गई, यानी पहले टूट गए फिर इनका फ्लो आया, इरोजन। सर पॉइंट नंबर 3, पहले ने नदियां ने इरोड किया, जो आपकी नदियां आ रही हैं, जो आपकी सो कॉल्ड रिवर्स हैं, इन्होंने पहले इसको इरोड किया, मतलब और थोड़ा सा तोड़ा। ठीक है, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो फिजिकल रिमूवल। ऊपर से जो इनकी परतें थी, फॉर एग्जांपल ये इनकी परतें हैं, इसको रिमूव किया। तो इरोजन को आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि सर समवेयर द फिजिकल रिमूवल। अब वो कोई भी एजेंट कर सकता है, चाहे नदी हो चाहे विंड हो। ठीक है, फिजिकल रिमूवल, इसको मैं क्या कह रहा हूं बच्चे? इरोजन। सर वेदरिंग हो गई, पहले आपकी प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक टूट गई, टूटने के बाद सर उसको नदियों ने इरोड किया, ऊपर से उसका फिजिकल रिमूवल किया, उसके जो थोड़े बहुत कवरिंग्स थी, अवशेष थे, उसको अपने साथ लेके गई, जिसको आप फिर सेडिमेंट्स का नाम देते हो। सर इरोजन के बाद क्या होगा? इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा सर इसका? ट्रांसपोर्टेशन होगा। बताइए सर इसका क्या होगा बच्चे? वापस ट्रांसपोर्टेशन होगा। इरोजन के बाद क्या होगा सर? ट्रांसपोर्टेशन होगा। इरोजन को भी आप नियरली उसके आसपास से रिलेट कर सकते हो, मतलब कोई इतनी भारी बात नहीं है। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा? पॉइंट नंबर 4, इसके बाद बच्चे आपका होगा डिपोजिशन। ये कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, डिपॉजिट यानी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे कहीं पर जाके डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कि इकट्ठी हो जाएगी। तो सर वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, इसके लिए आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में कंबाइंड वर्ड दे रखा है कि सर ये वेदरिंग छोड़ो, इरोजन छोड़ो, ट्रांसपोर्टेशन छोड़ो एंड डिपोजिशन छोड़ो, ये सब बच्चों का खेल है। आप डायरेक्टली बोलो एक वर्ड, डेन्यूडेशन।
डेन्यूडेशन आपने जैसे ही बोला उसमें वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन सब कुछ आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? सर डेन्यूडेशन के बाद जब आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक लगभग बन गई, फॉर एग्जांपल कुछ इधर है, 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 लेकिन बीच में अभी कुछ ना कुछ क्रैक्स हैं। सर इन क्रैक्स को डेवलप करने के लिए या इनको भरने के लिए इनके बीच में कंप्रेशन फोर्स आएगी, जिसे आप कॉम्पैक्टेशन कहते हो या कॉम्पैक्शन कहते हो, या बेसिकली ऐसे लिख लो कॉम्पैक्टेशन। कॉम्पैक्टेशन को रिलेट कर लेना कंप्रेस से। दो चीजें हैं, दबाव लग रहा, पास पास में आ रही, कंप्रेस हो रही, कॉम्पैक्ट हो रही। तो सर द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक और द सेडिमेंट्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। टेक्निकल वर्ड क्या सर इसके लिए? लिथिफिकेशन। वापस एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जी हाँ, जो सो रहे थे जाग जाइए, वापस समझिए। सर एक रॉक है आपकी, प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक। जब लावा ठंडा हुआ तो रॉक बन गई। कुछ समय बाद सर उस पर हीट आ रही, रेनफॉल आ रही, विंड आ रही, टेम्परेचर आ रही, उसके प्रेशर आ रहे, एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहे, सर वो टूट गए वेदरिंग। अब सर उनकी फिजिकल रिमूवल हो रही है, वो रिवर्स कर रही है, विंड कर रही है, हवाएं कर रही हैं। ठीक है सर, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर वो कहीं पे जाके इकट्ठी हो गई, डिपोजिशन हो गया। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के लिए आप एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हो? डेन्यूडेशन। उसके बाद बच्चे ये रॉक्स आपकी लगभग डेवलप हो गई है, बट बीच में भी कुछ कुछ क्रैक्स हैं और फोर्सेस लगेंगी, दबाव लगेगा। कहां से सर? नेचर से। और जब इनकी फोर्सेस लगेंगी तो कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्पैक्टेशन होगा। तो कॉम्पैक्टेशन of the sediments of the rock which results in the formation of sedimentary rock is known as the process of lithification. तो सर lithification क्या है? Compactation of the sediments of the igneous rock. आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो कि सर वो जो प्राइमरी रॉक थी उसके जो सेडिमेंट्स हैं, जब उनके बीच में कंप्रेशन फोर्स आ रही, फोर्सेस लग रही, दबाव लग रहा, वो कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जो कॉम्पैक्टेशन हो रहा है उसके लिए बच्चे आप टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, लिथिफिकेशन। मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? यस सर। एवरीवन डन है? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. सर सेडिमेंट्री रॉक में कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व है? सबसे पहले होगी वेदरिंग। ये लगाने को आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना इसको। डेन्यूडेशन डायरेक्टली पूछे, ये बहुत कम चांसेस है। वेदरिंग के बाद क्या आएगा सर? Erosion. इरोजन। इरोजन, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन। Transportation. कई बार वो इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन वर्ड ना यूज करके सिर्फ आपको इरोजन देगा, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन। डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद कॉम्पैक्टेशन। कॉम्पैक्टेशन, डायरेक्टली इसके लिए वर्ड आप यूज करो लिथिफिकेशन। ठीक है सर, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन, डन? क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ सर, आपकी जो इग्नियस रॉक है, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, इग्नियस रॉक में जब बेसिकली ये लावा डायरेक्टली आपका बाहर आ जा रहा है, ओके, क्या इसमें आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे? बताओ, क्या बच्चे आपको इसमें फॉसिल्स देखने को मिलेंगे? एक चीज याद रखना कि सर इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। क्या इसमें आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे? बताओ। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको इसमें लेयर्स देखने को मिलेंगी? इतना सब क्रिस्टलाइन नेचर एक्सेट्रा है ये। आंसर इस, इतना ये गर्म है और इतने ये डेप्थ में मिल रहा कि इसमें फॉसिल्स कैसे रह पाएंगे? नॉट पॉसिबल। सर लेयर्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, वो लेयर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज सबसे पहले आपकी इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक में अगर थोड़ा सा इमेज से भी ऑब्जर्व करोगे तो किसी प्रकार की आपको लेयर देखने को नहीं मिल रही।
ठीक है, तो 2 पॉइंट को प्लीज या तो याद कर लो या तो दिमाग में बैठा लो कि सर फॉसिल्स एंड लेयर्स हमें इग्नियस रॉक में बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेंगे, लेकिन सर सेडिमेंट्री रॉक में ये देखो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इसमें भी ऑब्जर्व करो, इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये देखो लेयर 1, लेयर 2, और इसमें भी आप मल्टीपल लेयर्स की कंपोजिशन ऑब्जर्व कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि सर यहां पर आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी। जी हाँ सर, यहां पर क्योंकि ये भैया पेरेंट रॉक नहीं है, फोर्सेस से जो आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस है उनकी मदद से टूट रहे हैं, तो सर यहाँ पे आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद सर क्या इसमें आपको मिनरल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे या कम? मिनरल्स ज्यादा या कम? बताओ, ज्यादा या कम? कम देखने को मिलेंगे सर। कम। लेकिन इग्नियस सर रॉक में क्या आपको इसमें मिनरल्स? हाँ जी बताइए। सर पर इसमें मिनरल्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं होगा? कॉम्बिनेशन हो सकता है बट अल्टीमेटली आपको जो मिनरल्स हैं वो जो बेसिक मिनरल्स आप कहते हो, पेरेंट मिनरल्स, वो आपको कम देखने को मिलेंगे। कॉम्पोजिशन इसमें सबसे ज्यादा नहीं होता। अच्छा, कॉम्पोजिशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। ठीक है सर। अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों, परेशान मत हो सर। इसमें आपको कंपेरेटिवली मिनरल्स कम देखने को मिलेंगे, इतना क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो वहां से भी रीड कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन, जो अक्सर पूछे जाते हैं। सर कोल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, क्ले, एक हैलाइट लिख लो, और कोई रह रहा है, हाँ एक पोटैश लिख लो, और एक डोलोमाइट लिख लो। ये आपके कुछ मोस्ट फेमस एग्जांपल्स, मतलब इतने तो पता होने ही चाहिए। एक्स्ट्रा के लिए प्लीज एक बार ये स्लाइड रेफर कर लेना, ठीक है। इसको प्लीज याद रखना, और जिप्सम प्लीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो जिप्सम। ठीक है, चलिए, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स आपको क्लियर है? क्या बच्चे सेडिमेंट्री रॉक्स आपको क्लियर है? Yes. यस सर। अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जल्दी से देखो मेटामॉर्फिक, फिर ये भी एक बार मैं आपको रीड करवा दूंगा तसल्ली के लिए। या वेट, मेटामॉर्फिक के लिए अगर स्लाइड है मेरे पास तो, हाँ मेटामॉर्फिक यहाँ पे देखो स्लाइड है मेरे पास। मेटामॉर्फिक सर याद रखना, जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक का मतलब, थोड़ा सा शब्द को पकड़ो, चेंज इन फॉर्म। चेंज इन फॉर्म, इसको बच्चे आप रिलेट कर सकते हो मेटामॉर्फिक से। सर कैसे? ध्यान से देखो, ये सर आपकी प्लेट नंबर 1, इसीलिए मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3.5 घंटे लगवाए, 2 दिन दिया उसके लिए। सर ये प्लेट है आपकी, टकराने के बाद ये वाली प्लेट अंदर जाएगी, वेट यार इसको डिलीट करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं। सर ये वाली प्लेट आपकी टकराने के बाद अंदर चली गई, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, रीजनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये टकराने के बाद अंदर गई, अब जो एग्जिस्टिंग आपका मैग्मा है उसके ऊपर प्रेशर आएगा,
इस कहानी को रिलेट करो, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके ऊपर प्रेशर आएगा, जब प्रेशर आएगा तो वो बाहर निकलने की चेष्टा करेगी। बाहर निकली सर, बाहर आपकी कुछ एक्सिस्टिंग रॉक्स पहले से हैं, कुछ आपकी एक्सिस्टिंग रॉक्स, अब वो इग्नियस भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है। कुछ आपकी एक्सिस्टिंग रॉक्स पहले से हैं सर, उसमें ये लावा आ गया और ये दोनों जुड़कर एक न्यू रॉक बना लेते हैं, एक न्यू रॉक बना लेते हैं, यानी इनके फॉर्म में, इनके कंपोजिशन में चेंज आता है, जिसको बच्चे आप कहते हो मेटामॉर्फिक रॉक। या अगर ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो ऐसे करो, जब दो प्लेट्स आपकी टकराती हैं तो उनके बीच में आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगी, घर्षण, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं उसमें हीट देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं बच्चे आपको उसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। उसकी वजह से भी जो आपकी एक्सिस्टिंग रॉक है और लावा का कॉम्बिनेशन बनता है, उसके फॉर्म में चेंज होता है, कंपोजिशन में चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको मेटामॉर्फिक रॉक। लावा के भी तो मिनरल्स आके उसमें मिलेंगे, तो मेटामॉर्फिक रॉक में आपका जो मिनरल है, मिनरल्स, इसका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होगा। आई समझ? ऐसा क्यों होता है सर? ये काफी ज्यादा हार्ड होंगे, क्योंकि सर एक तो एक्सिस्टिंग रॉक्स थी, उसकी हार्डनेस, प्लस में सर इस ये लावा जब ठंडा होगा, इसके मिनरल्स की हार्डनेस, तो ये हार्ड ज्यादा होंगे, ये बच्चे वैल्यूएबल ज्यादा होंगे, क्योंकि इसने आपको ज्यादा घिसा है, अपने आप को इसने ज्यादा घिसा है, तो ये बच्चे आपके वैल्यूएबल ज्यादा होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है सर? जो आपकी इग्नियस रॉक है, जो आपकी इग्नियस रॉक है, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इग्नियस रॉक है, जब बच्चे आप इस पे पीएनटी, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये अप्लाई करोगे, शिट, जब बच्चे आप इस पे प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो कई सारे फैक्टर्स हैं कि सर रेनफॉल भी है, विंड भी है, लेकिन मैं यहां पर मेनली प्रेशर एंड टेम्परेचर को लेके चल रहा हूं। सिमिलरली सर, अगर आप सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। सिमिलरली बच्चे, मेटामॉर्फिक से आप जा सकते हो सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री से आप पहुंच सकते हो इग्नियस में। कैसे भी जाना हो, आपको इग्नियस रॉक से होकर ही गुजरना पड़ेगा, एंड इसी को बच्चे कहते हैं रॉक साइकिल। तो कल को पूछेगा क्या मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन सकती है, क्या मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बन सकती है? बन सकती है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट, ये आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है। जब ध्यान से देखो, ग्रेनाइट, इस पे प्रेशर डालोगे तो जेनेसिस आपको मिलेगा, विच इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस, क्वेश्चन कैसे आएगा सर? ग्रेनाइट एंड जेनेसिस, मुझे बताओ दोनों में से किसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा? मुझे बताओ दोनों में से मिनरल्स किसमें ज्यादा होंगे? मुझे बताओ दोनों में से हार्ड कौन सा ज्यादा होगा? मुझे बताओ किसकी फॉर्मेशन में फ्रिक्शन का रोल ज्यादा है, हीट का रोल ज्यादा है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ग्रेनाइट इग्नियस है, जेनेसिस मेटामॉर्फिक। सर क्ले एंड शेल, यस सर। आपकी सेडिमेंट्री रॉक, प्रेशर मारोगे कुछ आपको किस टाइप देखने को मिलेगा? सैंडस्टोन पे हीट डालोगे, आपको क्वार्टरसाइट देखने को मिलेगा। कोल, सर कोयला, हीट एंड प्रेशर, डायमंड। अभी आप लोग क्या हो बताओ, आप लोग क्या हो अभी?
बताओ वही- बताओ। हाँ, जब आपके ऊपर दबाव पड़ेगा आप अपने आप को घिसोगे, तो ठीक 4 महीने बाद आप क्या बन जाओगे? मेटामॉर्फिक। डायमंड। अरे गधे, डायमंड मेटामॉर्फिक। सर लाइम स्टोन पे हीट वगैरह डालोगे आपको क्या देखने को मिलेगा? मार्बल। अब डायमंड और मार्बल की वैल्यू ज्यादा है। बात का सारांश क्या है? जितना ज्यादा घिसोगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दैट्स इट। बस घिसना सही डायरेक्शन में। तो इस चार्ट को भी प्लीज याद रखेंगे, एक बार प्लीज देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कोल पे जब आप और हीट डालोगे तो एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, डायमंड में हीट और प्रेशर दोनों आएगा, एंड ग्रेफाइट में हीट सोलो जाएगा, यानी उसके साथ प्रेशर का रोल उतना नहीं। ठीक है, याद रखना, स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते। स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब थोड़ा सा ये एनसीईआरटी की लाइन से एक बार पढ़ लो तसल्ली के लिए। सर इग्नियस रॉक form out of magma and lava from the interior of the earth. They are known as primary rocks. Igneous means fire, are formed when magma cools and solidifies. Already ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, process of cooling and solidification can happen in the earth's crust or on the surface of the earth. बात वही। चलो, igneous rock टेक्सचर के बेसिस पर भी क्लासिफाई किए जाते हैं, साइज हो गए, ग्रेन्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, अब सुनो, जब उसकी कूलिंग जल्दी से होगी, यानी कि सर बेसिक लावा वाली कहानी है, तो उसके जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स यानी कि सर वो जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पार्टिकल्स हैं, वो आपको छोटे देखने को मिलेंगे, स्मॉल ग्रेन्स। ठीक है, वहीं पे जब आपकी कूलिंग आराम से होगी, इंटरमीडिएट कंडीशंस आराम से होगी, तो आपको जो ग्रेन्स हैं वो थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे कंपेरेटिवली। ठीक है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगामाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक, ब्रीसिया, टफ। टफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार शायद एनडीए में पूछा भी गया है ये, अगर किसी ने दिया हो तो। एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक देखो, याद रखना, अगर कूलिंग फास्ट होगी, कूलिंग आपकी फास्ट होगी, तो ग्रेन्स आपके स्मॉल होंगे। ठीक है, कूलिंग बच्चे अगर आपकी स्लो होगी, ग्रेन्स यानी वही कंकड़ पत्थर, वही वाली बात है। थोड़ा उसको मिनरल से भी आप रिलेट कर सकते हो। अभी ये क्या हो गया यार? अच्छा ठीक, ग्रेन्स आपके लार्ज होंगे, या इंटरमीडिएट वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। इतना डन है सर। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंटम, ठीक है, मींस सेटलिंग, यानी नीचे बैठना। टेन्यूडेशन एजेंट्स आपके वही भैया, विंड, रेनफॉल और प्रेशर एक्सेट्रा आप कह सकते हो। एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे देखो लिथिफिकेशन वर्ड लिखा हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स, यानी लेयर्स बच्चे आपको देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ लेयर्स, थिकनेस, रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड शेल, ये आपका एग्जांपल। सारी कहानी वही है, पढ़ोगे वही बात का सारांश निकल के आएगा जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया। अपॉन दी मोड ऑफ फॉर्मेशन, 3 प्रकार से होती है। मैकेनिकली, सैंडस्टोन हो गया, मैकेनिकली यानी कि बेसिकली जो विंड है, प्रेशर है, उसके दबाव के कारण फॉर्म हो रहे हैं, तो लाइमस्टोन, शेल, ये सब एग्जांपल है। ऑर्गेनिक तरीके से सर जो फॉर्म हो रहे हैं, जैसे आपका चौक हो गया, कोल हो गया, जिसमें आप बेसिकली अर्थ के इंटीरियर से चीजें निकाल रहे हो, या फिर उसके अंदर के जो इग्नियस रॉक है वो बेसिकली आपका कह सकते हो कि बाहर आते हैं जब धरती रोड होती है, प्रेशर टेम्परेचर उनके ऊपर पड़ता है, वो फिर फॉर्मेशन उनकी हो रही है। केमिकली फॉर्म्ड यानी कि उनमें केमिकल कंपोजिशन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल पोटैश, हैलाइट, लाइमस्टोन। मेन इसमें यही है कि आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एग्जांपल्स पूछेगा मैकेनिकली, ये मैकेनिकली तरीके से, केमिकली और ऑर्गेनिक तरीके से कौन सा फॉर्म हुआ, इसके पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर। तो एग्जांपल्स प्लीज याद रखें। साथ ही साथ सर ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, थोड़ा सा आप अपने आप को बधाई दे दो। सर कंप्लीट लिथोस्फीयर आपने कर लिया है।
आपको समझ में कितना आया ये अभी आपको असाइनमेंट के थ्रू पता चलेगा। फिर से कह रहा हूं, असाइनमेंट में 100 क्वेश्चन। आपने 1500 रुपए फीस भरी है जीएस बैच की, और ये आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है, इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। सर हमने कौन कौन से टॉपिक किए इसमें? हमने अर्थ का इंटीरियर पढ़ा, ऐसे चेकलिस्ट बना लेना। अर्थ का इंटीरियर, सर हमने अर्थक्वेक पढ़ा, इसके अंदर सर हमने एविडेंसेस वगैरह सब कुछ देखे। सर हमने जी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बच्चे हमने देखी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बच्चे हमने देखी। इसके बाद बच्चे हमने क्या देखा? वॉल्केनो। सर इसके बाद हमने देखा लैंडफॉर्म्स। इसके बाद बच्चे हमने देखा रॉक्स। कुल 11 लेक्चर हमने इस पे लगाए, क्योंकि आपको पता है कि कितने डिटेल के साथ इसमें चीजें हुई। ठीक है, इसके उठा के देख लेना पीवाईक्यू। वैसे आपको असाइनमेंट में मैं एक चीज बता दूं, 100 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, बाकी आपको FYQ मिलेंगे, दैट इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो लिथोस्फीयर वाली जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें सर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, स्टेट पीएससी के, स्टेट पीसीएस, और लगभग 30 क्वेश्चन आपके होंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के। कोई भी एग्जाम छोड़ूंगा नहीं सर। लगभग मिला के आप ये मान के चलना कि 20 से 25 साल के जो पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे वो 20 से 25 साल के मिलेंगे। ठीक है, और क्या बताना था, बस इतना ही। सर डीपीपी आपको मिल जाएगी अभी। ठीक है, असाइनमेंट कल दोपहर में या कल इवनिंग में, लेकिन उसका डेमो आपको आज रात को ही मैं दिखा दूंगा। ओके, नाउ सर कमिंग टू द पॉइंट, कल आपकी वापस से क्लास होगी सेम टाइम पे। सर इसको मैं 9 बजे से इसलिए रख रहा हूं बिकॉज हमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। फिर सर 11:15 AM से 12:45 PM इंडो बांग्लादेश एंड आपका सार्क खत्म। इंडो बांग्लादेश एंड बच्चे आपका सार्क खत्म। प्लस में इसके बाद आपको मिलेगा सर, कल के बाद आपके पास होगा सर 3 days बैकलॉग स्लॉट, दैट इज PS। जो बच्चे बैच में देर से आए हैं वो अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में मुझे हर एक बच्चा चाहिए फ्रेश माइंड के साथ आना, फ्रेश तरीके से आना। बिल्कुल वो फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हम कई सारी चीजें देखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। प्लस में आप इसमें ये 100 क्वेश्चन की असाइनमेंट करेंगे, इसका लाइव सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, तो परेशान मत होना, बट आपको पहले ट्राई करना है। प्लस में सर आप ये डीपीपी सॉल्व करेंगे, प्लस में 11 लेक्चर लिथोस्फीयर के और वर्ल्ड मैप के 10 लेक्चर, 21 लेक्चर के नोट्स आप रिवाइज करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, असाइनमेंट तो सॉल्व करना ही करना है। ब्लैंक पेपर मेथड को यूज करेंगे, किसी लेक्चर में दिक्कत परेशानी है तो उसको दोबारा से देखेंगे। आपके पास 3 दिन है सर इस चीज के लिए, और ये आपका स्टार्ट होगा सर 14 से, तो 14, 15 एंड 16। हम वापस मिलेंगे सर 17 तारीख को।
जिसमें हम प्रारंभ करेंगे सर कहानी क्लाइमेटोलॉजी की, प्लस में सर हम कहानी प्रारंभ करेंगे आसियान की, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उससे पहले कृपया सार्क एटसेट्रा रिवाइज करके आना। 17 को भी सर क्लास का टाइमिंग एकदम सेम रहेगा, मॉर्निंग 10:30 से लेके वही अपना 1:15। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कोई डाउट है तो पूछिए, वरना मेरे साइड से लिथोस्फीयर सेक्शन में पढ़ाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे बताओ कैसा लगा आपको। हाँ वेट सर, हमने स्टार्ट किया था ये स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन सेशन से 4 मई, देख लो 4 मई। ठीक है, 4 5 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 सॉरी 19 क्लासेस डन। और बताओ क्या चाहिए। हमने सर स्टार्ट किया था 4 तारीख को, आज कौन सी तारीख है? सर 5 तारीख से स्टार्ट किया था सर। 5 से स्टार्ट किया था, 4 को क्या था फिर? अरे 4 को भी कुछ किया था भाई, याद है मुझे। 4 को किया था हमने स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन सेशन, उसको अलग गिनते हो क्या? ये जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी का ही तो हिस्सा है। यस सर। जी हाँ, चल 19 नहीं 18 तो मानेगा। 18 क्लासेस यस सर। कितने दिन में? 5 6 7 8 9 10 11 12 8 दिन में 18 क्लासेस। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब आप 4 मई को आए थे स्ट्रैटेजी सेशन में, एंड आज आपकी कितनी तारीख है, कोई बता सकता है? सर 12। 12। क्या आज जब 12 तारीख को आप क्लास से लीव करोगे, आपको अपनी नॉलेज में, रिलेट करने की पावर में, क्वेश्चन की अप्रोच में कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है? यस सर। बिल्कुल। Within Yes. 1 week of study, due to your consistency, your dedication, क्या आपको वो डिफरेंस महसूस हो रहा है अपनी नॉलेज में, जो आपकी 4 तारीख तक नहीं थी, आज 12 तारीख हो गई, अब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं सर मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? यस सर। This confidence is much more important. हाँ जी, प्रकाश, आदित्य, अनुराधा, दिव्या सैनी, नेहा, नितिन, प्रीति, राज, संजू, शुभम, शुभजीत, कैसे हो सभी? बढ़िया सर। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। देखो रिवीजन तो करना पड़ेगा, मैं जान Yes, रहा हूँ आज sir, थोड़ा yes. सा आप लोग खेले हुए हो, बट रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. एवरीवन, किसी भी बच्चे का कोई डाउट या फिर इस क्लास को अमेंड करें? सर आप कल असाइनमेंट देंगे तो हमको वो 3 दिन बाद सॉल्व करनी है। असाइनमेंट क्या? कल आप हमको असाइनमेंट देंगे तो वो हाँ, हमें कल सॉल्व करनी है या फिर 3 दिन बाद? 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर, ओके। 14 को मिलेगी, 15 सॉरी कल 13 ना, 13 को आपको मिलेगी 14 15 16, ये 3 दिन आपके पास है, प्लस 13 को पूरा इवनिंग वाला टाइम आपके पास। ओके सर। मैं डिस्कस तभी करूंगा जब मुझे महसूस होगा कि हर एक बच्चे ने चीजें एटलीस्ट ट्राई की। ठीक है, बाकी तो आपको लाइव सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि लाइव सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एक दिन देंगे उस पे, संडे मंडे या नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्या दिक्कत है। बताइए सर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? नो सर। नो सर। एवरीवन, नो डाउट। शुभजीत, नो डाउट। वीडियो ऑन करो। 1 मिनट सर। इतना परेशान क्यों?
नहीं सर, कुछ नहीं। देखो यार, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मैं आपको, आप सभी को ना खुश करने के लिए आसान आसान चीजें पढ़ा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि उसका फायदा नहीं। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ क्लासेस देख लो, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि दिन में 1 घंटे जीएस को दो, काम हो जाए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आप जीएस कायदे से पढ़ना चाहते हो। एक चीज होती है कि सर मुझे 30, 35, 40 नंबर तक जीएस में बनाना है। एक होता है सर मुझे वो 70, 75, 80 मार्क्स तक स्कोर करना है। सर उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। और ये ऐसी चीज है जो आपने यहाँ पे पढ़ ली। आपका सीएपीएफ तैयार है, जो आपका उसमें पेपर 1 होता है। आपका सीडीएस तैयार है, आपके स्टेट पीसीएस तैयार है। एक आध सब्जेक्ट उसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्टेट पीसीएस का आपका प्री तैयार है। आप एसएससी वगैरह जैसे नकली एग्जाम में बैठोगे, वो भी आपका तैयार है। ठीक है, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब सीएचएसएल एटसेट्रा में नहीं। इसमें तो बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। मतलब तुम अपना लेवल इतना समझ के चलो कि जो भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन, आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। सिविल सर्विसेज के प्री में भी आप बैठ सकते हो जाके, ये कंटेंट पढ़ने के बाद। अगर उस लेवल का मैं आपको तैयारी करवाने के लिए तैयार हूं, तो आपको भी थोड़ा बहुत डेडिकेशन अपने साइड से दिखाना पड़ेगा। सर इतना जल्दी क्यों करवा रहे हो? क्योंकि समय कम, 4 नहीं महीने सर, का आई टाइम है। ठीक है, 4 महीने, 4.5 महीने का टाइम है, तो हमें चीजें इफेक्टिवली करनी है, थोड़ा सा पेसअप करके करनी है। बट फिर भी मेरी कोशिश है कि कोई भी क्लास जल्दी से निपटे ना। हर क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम लग रहा है। टॉपिक्स के ऊपर मैं समय स्पेंड कर रहा हूँ, बिता रहा हूँ, ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, यस तो सर। उसको प्लीज थोड़ा सा फोकस करो। आपका 9th बेकार है, आपका 10th बेकार है, आपने 11th में क्या किया, 12th में क्या किया, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरे पास आए हो, समय लग सकता है लेकिन निकल जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, यस सर। और इसके बाद आपको कभी जीएस का बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ से ईमानदारी से पढ़ लिया। यस सर। मैं हर एक बच्चे के लिए कह रहा हूँ, कभी भी जीएस का बैच लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई क्रैश कोर्स नहीं। बस ये नोट्स अपने पास रखना। और मैंने जो अपनी बुक का प्लान किया, उसमें भी मैं नोट्स इसी फॉर्मेट से चीजें करूंगा। मतलब वो क्लास नोट्स ही मेरे होंगे, वो मैं बुक फॉर्मेट में कर दूंगा पूरा। उसमें वो फ्लो चार्ट्स होंगे, हाथ से उसमें टाइप किया होगा। इन शॉर्ट, यहाँ पेन से लिख रहा हूँ, उसमें आपको डिजिटल फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी, लेकिन वो भी इसी भाषा में होगा, आसान लैंग्वेज में होगा। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर मैंने उसमें समझाया, तो सारे पॉइंट्स लिखे, वो सब ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले, वो सब ठीक है। बट पहले प्लेट वर्ड की मीनिंग, टेक्टोनिक वर्ड की मीनिंग, आसान भाषा। वो टॉपिक समझाना क्या चाह रहा है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके की पॉइंट्स। कुछ इस तरीके से हमारी नोट्स बन के आएगी। आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, वरना फिर इसको खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। उसके बाद तो 3 दिन मजे करोगे आप लोग। अच्छा, ये 3 दिन का बैकलॉग स्लॉट इसलिए भी है क्योंकि आपकी और भी क्लासेस इसी बीच स्टार्ट होंगी, तो थोड़ा सा आप लोग उससे कंफर्टेबल हो जाओ टाइम से। नहीं तो फिर जीएस की चल रही है, उसमें इंग्लिश मैथ सब कुछ आ गई तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो उधर आप कंफर्टेबल हो, इधर हमने अराउंड 20 क्लासेस कर ली, वैसे 21, लेकिन शुभजीत स्ट्रैटेजी वाले सेशन को मानेगा नहीं, तो हमने 20 क्लासें करी। ठीक है, तो 20 क्लास का कंटेंट, 20 क्लास, इसका मतलब कि लगभग 35 आवर्स आपको रिवाइज करना है 3 दिन। ठीक है, और बताइए कोई डाउट, दिक्कत परेशानी, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बताओ। कोई एडिक्शन है? बताइए सर, बताइए एवरीवन। नो घर में सर। कुछ परेशानी, किसी से कुछ कहा सुनी, ऐसा कुछ? नो सर। एनीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स? कुछ डिस्कस करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, है कोई? नो? चलो फिर, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी चीजें आपको अपडेट ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। सभी बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद सर। थैंक यू जय सर। हिंद सर। जय हिंद। थैंक जय हिंद यू सर। सर। रिवीजन कर लेना प्लीज, ऑल द बेस्ट। जय थैंक यू हिंद सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू जय सर। हिंद। थैंक यू सर।